स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल में केरल राज्य सरकार ने केरल स्टार्टअप मिशन के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना शुरू की है। बताते चले, इसके तहत उन स्टार्टअप को अधिकतम 10 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो सरकारी शोध संस्थानों से तकनीकी खरीदते हैं या उन पर काम कर रहे उत्पाद विकसित करते हैं। टेक्नोलॉजी लाइसेंस प्रदान करने वाले अनुसंधान संस्थानों को राज्य सरकार स्टार्टअप के द्वारा 90% की प्रतिपूर्ति करेगी। केरल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम का मुख्य और अंतिम लक्ष्य लागत को कम करके स्टार्टअप को अपने विचारों को नवीन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह योजना देश में सरकारी अनुसंधान संस्थानों से अपने उत्पादों के व्यवसायीकरण और पैमाने के लिए प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्राप्त करते समय नए स्टार्टअप उद्यमों द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति करना है। अगर स्टार्टअप के लिए प्रमुख योग्यता शर्तों को देखें तो इस प्रकार है। यह योजना उन स्टार्टअप के लिए लागू है जिनका केरल स्टार्टअप मिशन के साथ एक्टिव पंजीकरण है। स्टार्टअप केरल में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में एक पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए। यह केंद्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में एक पंजीकृत कंपनी भी होनी चाहिए। ध्यान रहे, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ इसकी सक्रिय स्थिति भी होनी चाहिए। इसके साथ ही किसी भी सरकारी एजेंसी और अन्य इंक्यूबेटर के पास इसका कोई भी धन बकाया नहीं होना चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को वर्ष 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। आपको अवगत करा दें, यह देश में किसी पर्यटन स्थल के लिए निर्धारित इस तरह का पहला कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान है। ध्यान रहे, मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने के लिए संपूर्ण क्षेत्र को 4 समूह में विभाजित किया गया है। प्रत्येक समूह में 8 प्रमुख स्थलों में से 2 स्थलों को सम्मिलित किया जाएगा। बताते चले, योजना में परिक्रमा पथ नामक छोटे सर्किट बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिस पर तीर्थयात्री पैदल या इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग करके चल सकते हैं। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार पूरे ब्रज क्षेत्र में निजी पर्यटन वाहनों के उपयोग को प्रतिबंध भी कर सकती है। चिन्हित क्षेत्रों में केवल इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक परिवहन ही चलाए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, क्षेत्र के सभी 252 जल निकायों और 24 वनों को पुनर्जीवित किया जाएगा ताकि वे कार्बन सिंक के रूप में कार्य कर सकें। इसके साथ ही वृंदावन, मथुरा और गोकुल को जोड़ने वाले मौजूदा 24 किलोमीटर के राष्ट्रीय जल मार्ग को भी विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। आपको स्मरण करा दें, यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड अधिनियम 2017 के अधीन किया गया है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। हाल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के राजगीर से हर घर गंगाजल योजना को लॉन्च किया है। ध्यान रहे, इस योजना को दिसंबर 2019 में बिहार कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई थी। बता दें, इस योजना को राज्य सरकार की जल जीवन हरियाली योजना के तहत आरंभ किया गया है। योजना के तहत गंगा नदी के अधिशेष जल को दक्षिण बिहार के जल संकट वाले क्षेत्रों में ले जाकर पेयजल के रूप में इस्तेमाल करने की यह अनूठी पहल है। अब आपको इस योजना की प्रमुख विशेषताएं बता दें। धार्मिक और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध नालंदा, गया और बोधगया में प्रतिवर्ष लाखों देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, किंतु इन शहरों में गर्मियों में पेयजल की कमी हो जाती है। इस परियोजना का उद्देश्य इन्हीं दक्षिणी क्षेत्रों में गंगा जल की आपूर्ति करना है। याद रहे, योजना का पहला चरण 4000 करोड़ रुपए के बजट के साथ लागू किया गया है। इस चरण के तहत राजगीर, बोधगया तथा गया में लगभग 7.5 लाख घरों में जल की आपूर्ति हेतु बड़े पंपों के माध्यम से हाथीदह क्षेत्र से जल एकत्रित किया जाएगा। इस एकत्रित जल को शुरुआत में राजगीर और गया के जलाशयों में संग्रहित किया जाएगा। इसके बाद जल को 3 उपचार एवं शुद्धिकरण संयंत्रों में भेजा जाएगा। इस योजना के तहत राजगीर शहर के 19 वार्डों के करीब 8031 घरों, गया शहर के 53 वार्डों के करीब 75,000 घरों और बोधगया शहर के 19 वार्डों के करीब 6000 घरों में शुद्ध पेयजल के रूप में गंगा जल की आपूर्ति की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को पेयजल तथा घरेलू उद्देश्यों के लिए प्रतिदिन 135 लीटर गंगा जल प्राप्त होगा। इस परियोजना का दूसरा चरण वर्ष 2023 में आरंभ होने की संभावना है। इससे बिहार के नवादा जनपद को गंगा जल प्रदान किया जाएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। बिहार सरकार की ओर से वर्ष 2051 तक की जनसंख्या वृद्धि का अनुमान लगाते हुए इस परियोजना का निर्माण किया गया है। आने वाले समय में इस परियोजना से लगभग 25 लाख से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त होने का अनुमान भी लगाया गया है। यह प्रथम बार है जब देश में गंगा नदी के बाढ़ के अतिरिक्त जल को पेयजल के रूप में परिवर्तित करके लगभग 7.5 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। हाल में राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण डिजिटल शक्ति 4.0 का शुभारंभ कर दिया है। यह महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन स्पेस का निर्माण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, डिजिटल शक्ति 4.0 साइबर स्पेस में महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और कौशल प्रदान करने की एक अखिल भारतीय परियोजना है। इसके साथ ही किसी भी अवैध या अनुचित गतिविधि के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने पर केंद्रित भी है। अगर इसके संचालन की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे
साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से शुरू किया है। अगर डिजिटल शक्ति अभियान के संक्षिप्त परिचय की बात करें तो इस प्रकार है। इसकी शुरुआत जून 2018 में हुई। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो देश भर में महिलाओं को डिजिटल मोर्चे पर जागरूक बनाना, लचीलापन विकसित करना और सर्वाधिक कारगर तरीकों से उन्हें साइबर अपराध से लड़ने में मदद करना है। इस परियोजना के माध्यम से पूरे भारत में 3 लाख से अधिक महिलाओं को साइबर सुरक्षा डिवाइस और तकनीकी के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें रिपोर्टिंग व निवारण तंत्र, डेटा गोपनीयता और प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। अगर इस परियोजना के महत्व के बारे में जाने तो डिजिटल शक्ति अभियान महिला और लड़कियों को अपने लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और खुद को ऑनलाइन क्षेत्र में सुरक्षित रखने के लिए प्रशिक्षण देकर उनकी डिजिटल भागीदारी में तेजी लाना है। यह महिलाओं और लड़कियों को साइबर हिंसा से लड़ने और उनके लिए इंटरनेट को एक सुरक्षित स्थान बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब आपको राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना से अवगत करा दें। यह एक सांवैधिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत 31 जनवरी 1992 इसकी स्थापना हुई। अगर इसकी संरचना की बात करें तो यह आयोग एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य व एक सचिव से मिलकर बना है। इस आयोग में अनुसूचित जाति व जनजाति का एक सदस्य होना चाहिए। अगर नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बात करें तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। वर्तमान में इनकी अध्यक्ष रेखा शर्मा है। अगर आयोग के कार्यों की बात करें तो महिलाओं से जुड़े मामलों पर मौखिक या लिखित शिकायतों के आधार पर तथा स्वयं की पहल द्वारा कार्यवाही करना, इसके साथ ही महिलाओं के लिए संवैधानिक व कानूनी संरक्षण की समीक्षा करना है तथा सुधारात्मक वैधानिक उपायों की अनुशंसा भी करना है। महिलाओं के सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों पर तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत तथ्यों पर सरकार को सलाह देना भी इसमें सम्मिलित है। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HB सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।